आज उर्दू नामा की शुरुआत एक अंग्रेजी नज्म से करने वाली हूँ। इस पोएम का उन्वान है वन आर्ट। इसे लिखा है अमेरिकन पोएट एलिजाबेथ बिशप ने, और ये जो पोएम है ये लॉस के ऊपर है। लॉस का मतलब है कोई नुकसान या किसी चीज का खोना। इसे मैं उर्दू में समराइज करूंगी, लेकिन जो अंग्रेजी में टेक्स्ट है वो आप सुन लीजिए, गौर से सुनिए, बहुत जरूरी बात कह रही हैं। लिखती हैं, The art of losing isn't hard to master. The art of losing isn't hard to master. So many things seem filled with the intent to be lost that their loss is no disaster. Lose something every day. Accept the fluster of lost door keys, the hour badly spent. The art of losing isn't hard to master. Then practice losing farther, losing faster. Places and names and where it was you meant to travel. None of these will bring disaster. The art of losing isn't hard to master. तो इसमें एलिजाबेथ बिशप क्या कह रही हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें हम खोते हैं उन्हें खोना बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं which are meant to be lost, और उनके खोने पर, उनके ना होने पर हम अपने आप को तबाह नहीं कर सकते। फिर इसमें एक एडवाइस भी आती है जब वो कहती हैं कि प्रैक्टिस लूजिंग समथिंग एवरी डे। जैसे कि चाबियां खो गई हैं, वक्त खो गया है, कोई और इम्पोर्टेंट चीज खो गई है, तो ये सारा खोना तो चलता रहेगा, बट यू नीड टू एक्सेप्ट इट विदाउट डिस्ट्रेस। सो एलिजाबेथ बिशप सेज that eventually you will realize that even those losses, they do not cause major harm. Isn't it comforting? सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज की होती है? वक्त खोने की होती है। टीस उसकी रहती है, बार बार आपको कचुकती रहती है, लेकिन उसके बाद खुद को तसल्ली देना भी बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि अगर उन चीजों में आप फंस के रह जाएंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आगे नहीं बढ़ पाएंगे इसलिए और ज्यादा चीजें खो सकते हैं। तो फिर सवाल आप मुझसे कर सकते हैं कि आपने एपिसोड तो फुरकत पर बनाया है, लेकिन आप बात लॉस की कर रही हैं, क्या माजरा है? अभी बताती हूँ। द क्विंट पर आप सुन रहे हैं उर्दू नामा का एक और एपिसोड। मैं हूं आपकी होस्ट फबीहा सैयद। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, वो इसलिए क्योंकि फुरकत का माना है सेपरेशन, महबूब से अलहदगी, किसी ऐसी चीज से अलहदगी जो आपके बहुत अजीज हो, दिल के करीब हो। इसका मतलब होता है हिज्र, फासला। बेसिकली किसी बहुत ही प्यारी चीज के साथ जुदाई का पेश आना फुरकत होता है। फुरकत इज एब्सेंस ऑफ nearness, यानी a situation where the presence of something or someone is lost or taken away from you. So फुरकत से पैदा होने वाले ग्रीफ पर आज हम बात करेंगे कि कैसे ये जो लॉस है या किसी प्लेजर की एब्सेंस है, that actually is a blessing. जैसा आपको बताया कि आज हम फुरकत की बात करने वाले हैं, जिसका मतलब है सेपरेशन, अलहदगी, पार्टिंग। ये लवर्स के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव नुक्ते नजर से अगर आप फुरकत के मतलब को समझें तो फुरकत का थीम समझने के लिए आपको ग्रीफ समझना पड़ेगा, ग्रीफ ऑफ वेटिंग समझना पड़ेगा, लॉन्गिंग, लॉस एंड लोनलीनेस क्या होते हैं, ये इमोशंस भी थोड़े एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। और क्योंकि फुरकत के ख्याल को महबूब के व्यू पॉइंट से समझना बड़ा जरूरी होता है, तो इसके लिए शायरी से बेहतरीन टूल नहीं मिलेगा आपको। तो हम कुछ अशार आपको सुनाएंगे। शुरुआत करेंगे जॉन इलिया से। लिखते हैं, सर ही अब फोड़िए नदामत में, नींद आने लगी है फुरकत में। नदामत का मतलब होता है रिग्रेट। ये शेर फुरकत की, सेपरेशन की फीलिंग्स, नदामत की फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसमें ये जो मिसरा है पहला, उसमें कह रहे हैं कि फुरकत की झुंझुलाहट और रिग्रेट से इतना ज्यादा गमगीन हो गया है शायर कि उसका दिल चाह रहा है दैट ही जस्ट वांट्स टू बैंग हिज हेड ऑन द ग्राउंड। अपना सर फोड़ने का मन कर रहा है उसका। एंड ही इज एग्जॉस्टेड, इतना वो सोच रहा है और इस एग्जॉस्शन में उसे अब नींद आ रही है। तो जो इमेजरी खींची गई है इस शेर में, इट कन्वेज द डीप इमोशनल टर्मोइल। लेकिन एक पैराडॉक्स भी है कि उसको सुकून की भी तलाश है, वो अब सोना चाह रहा है, इज डेस्परेट टू जस्ट रेस्ट। पूरी गजल सुनाती हूँ आपको।
जॉन इलिया लिखते हैं कि सर ही अब फोड़िए नदामत में, नींद आने लगी है फुरकत में, है दलीलें तेरे खिलाफ मगर सोचता हूँ तेरी हिमायत में। रूह ने इश्क का फरेब दिया जिस्म को जिस्म की अदावत में, अब फकत आदतों की वर्जिश है, रूह शामिल नहीं शिकायत में। इश्क को दरमियान न लाओ कि मैं चीखता हूँ बदन की उसरत में, ये कुछ आसान तो नहीं है कि हम रूठते अब भी हैं मुरव्वत में। वो जो तामीर होने वाली थी लग गई आग उस इमारत में। जिंदगी किस तरह बसर होगी दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। हासिले कुन है ये जहान खराब, यही मुमकिन था इतनी उजलत में। ए खुदा जो कहीं नहीं मौजूद, क्या लिखा है हमारी किस्मत में। फुरकत की हम बात कर रहे हैं। अब आपको हफीज़ होशियारपुरी का मैं शेर सुना रही हूँ, जिसमें शायर कहता है कि कई बार फुरकत की तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होती है कि जब महबूब मिल भी जाता है तब भी उसकी टीसें कम नहीं हो पाती हैं। लिखते हैं, अगर तू इत्तेफाकन मिल भी जाए, अगर तू इत्तेफाकन मिल भी जाए, तेरी फुरकत के सदमे कम ना होंगे। इस शेर में शायर कहता है कि अगर महबूब से बाई चांस मुलाकात हो भी जाती है तो जो शौक था, जो पेन था सेपरेशन का, जो दौरान हिज्र के दौरान मैंने महसूस किया है, वो कम नहीं होगा। So what he's trying to say is that the meeting again would not heal the wounds caused by this prolonged period of being apart. और ये जो तकलीफ है फुरकत की, it remains unchanged. ये गजल भी आपको मैं पूरी सुनाऊंगी। हफीज होशियारपुरी की ये गजल है और मैंने कॉलेज फेस्ट में गाई भी थी, 3rd प्राइज मिला था आई थिंक। लिखते हैं, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। मैं अक्सर सोचता हूँ फूल कब तक शरीके गिरियाएं शबनम ना होंगे। जरा देर आशना चश्मे करम है, सितम ही इश्क में पैहम ना होंगे। दिलों की उलझने बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। जमाने भर के गम या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम ना होंगे। कहूं बेदर्द क्यों अहले जहां को, वो मेरे हाल से महरम ना होंगे। अगर तू इत्तेफाकन मिल भी जाए, तेरी फुरकत के सदमे कम ना होंगे। हफीज उनसे मैं जितना बदगुमा हूं, वो मुझसे उस कदर बरहम ना होंगे। पेन इज इनएविटेबल एंड पार्टिंग यानी फुरकत is also inescapable। किसी ना किसी सूरत में आप जुदाई एक्सपीरियंस करते ही करते हैं, चाहे वो जुदाई किसी के चले जाने की हो, और वो चले जाना किसी की डेथ की सूरत में भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो चले जाना किसी के ट्रांसफ़र होने की सूरत में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो चला जाना, वो पार्टिंग आप किसी के ब्रेकअप में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि किसी के ना होने से, किसी की एब्सेंस से तकलीफ तो इनएस्केपेबल है। इसी के ऊपर, पार्टिंग के ऊपर, एमिली डिकिंसन की आपको एक नज़म मैं अब सुनाऊंगी। इसका नाम ही है द पार्टिंग। डिकिंसन की शायरी में लॉन्गिंग, ग्रीफ और डेथ का बड़ा जिक्र होता है among all other themes that she writes most about. So this poem is called The Parting, as I told you, and it talks to the grief of loss. उन्होंने किस तरह इसको कंपेयर किया है टू द मेटाफोरिक डेथ ऑफ द वन लेफ्ट बिहाइंड, कि अगर किसी का इंतकाल होता है तो वो मरता तो है ही, लेकिन उसके अलावा एक और मौत होती है उसकी जो रह जाता है, जो मरता नहीं है, जैसे कि द डियर वंस। Now she writes के My life closed twice before its close. It yet remains to see if immortality unveil a third event to me. So huge, so hopeless to conceive, as these that twice befell, parting is all we know of heaven and all we need of hell. यानी जो रह जाता है, जो मर नहीं पाता, जो हेवन में नहीं जाता है, वो भी हेल का मज़ा चखता है। उसकी ज़िंदगी भी जहन्नम जैसी हो जाती है, गम के अंदर, फुरकत की तकलीफ़ के अंदर।
तो जो जिंदगी के इंतहाई दुख और जुदाई के तजर्बे को एक्सपीरियंस किया जाता है, उस सब की बात इस नज्म में कही है एमिली डिकिंसन ने। खैर, जॉन इलिया का एक और शेर है, आपको सुनाती हूँ। लिखते हैं कि शाम फुरकत की लहलहा उठी, वो हवा है कि जख्म भरते हैं। तो इस मिसरे में हवा को जख्म भरने वाली चीज के तौर पर वो देख रहे हैं। यहाँ हवा को तशबीह दी गई है उन जज्बात से जो फुरकत के जख्म को भरने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जॉन इलिया कह रहे हैं कि ये वो हवा है जो जख्म को भरती है, मतलब कि फुरकत के दर्द को कम करती है। कहने का मतलब उनका ये है कि शाम का जो वक्त होता है, विच इंटेंसिफाइज द पेन ऑफ सेपरेशन, इट ऑल्सो ब्रिंग्स विद इट a breeze of emotions that tries to heal these wounds. तो ये एक रिफ्लेक्शन है कॉम्प्लेक्स इमोशनल स्टेट पर, where the pain of separation is at its peak, but there's also an attempt to find healing. ये गजल भी अब आपको पूरी सुनाऊंगी मैं। लिखते हैं कि उसके पहलू से लग के चलते हैं, हम कहीं टलने से टलते हैं। बंद है मैं कदों के दरवाजे, हम तो बस यूं ही चल निकलते हैं। मैं उसी तरह तो बहलता हूँ और सब जिस तरह बहलते हैं। वो है जान अब हर एक महफिल की, हम भी अब घर से कम निकलते हैं। क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। शाम फुरकत की लहलहा उठी, वो हवा है कि जख्म भरते हैं। है अजब फासले का सहरा भी, चलना पड़िए तो पांव जलते हैं। हो रहा हूं मैं किस तरह बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते हैं। तुम बनो रंग तुम बनो खुशबू, हम तो अपनी सुखन में ढलते हैं। अब आपको फैज अहमद फैज का भी एक शेर हम फुरकत पे सुनाते हैं। लिखते हैं कि और कुछ देर न गुजरे शबे फुरकत से कहो, और कुछ देर न गुजरे शबे फुरकत से कहो। दिल भी कम दुखता है, वो याद भी कम आते हैं। अंग्रेजी में कहें तो बात यह है कि टेल द नाइट ऑफ सेपरेशन नॉट टू पास टू क्विकली। पहला मिसरा ये है, इसमें शायर कहता है कि काश ये रात थम जाए, इतनी जल्दी जल्दी ना गुजरे। जो रात होती है, इट्स अ टाइम ऑफ सॉलिट्यूड एंड डीप रिफ्लेक्शन। तो जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या महसूस करते हैं कि जो भी आपके दिल में है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होकर आपको फील होता है। अगर आप खुश हैं तब भी वो आपको इंटेंस होकर फील होगा, अगर आप उदास हैं उसकी टीस भी आपको तेज होकर लगती है। तो यहाँ पे शायर क्या महसूस कर रहा है? द पेन ऑफ सेपरेशन, द पेन ऑफ फुरकत। सो द पोएट वांट्स टू फुली एम्ब्रेस दिस पेन एंड दैट्स द रीजन ही डजंट वांट दिस टाइम टू एंड क्विकली। अगला मिसरा अब आप सुनिए। लिखते हैं दिल भी कम दुखता है, वो याद भी कम आते हैं। तो ये जो लाइन है, इसमें पोएट कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर रात थोड़ी देर और रुक जाए, अगर लंबी हो जाए, इतनी जल्दी ना गुजरे, तो हमारा दिल कम दुखेगा। ये तो खैर शेर का एनालिसिस हो गया, लेकिन दो बड़ी अहम बातें शेर से निकल कर आ रही हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग बेहद थेरेप्यूटिक हो सकती है अगर आप ध्यान दें तो। ये शेर दो बातें कहता है। एक बात है एम्ब्रेसिंग पेन की, कि बाय फुली एम्ब्रेसिंग एंड एक्सपीरियंसिंग द पेन ऑफ सेपरेशन ड्यूरिंग द नाइट, जो शायर है उसको हो सकता है कैथारसिस मिल जाए, एक तरह का रिलीज मिल जाए। सो दिस फुल एंगेजमेंट विद पेन, जो इंटेंसिटी है तकलीफ की, वो कम हो जाएगी, बिकॉज ही इज कन्फ्रंटिंग हिज प्रॉब्लम। जब आप किसी चीज को कन्फ्रंट करते हैं तो क्या होता है, उस चीज की जो पावर होती है आपको तकलीफ देने की, वो कम हो जाती है। इसीलिए तो कहते हैं कि आपकी सक्सेस उस चीज में होती है जो आपको खौफ दिलाती है। इसलिए प्लीज फेस योर फियर्स। दूसरा जो थीम है इस शेर में वो है ग्रेजुअल अडेप्टेशन का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हो सकता है शायर इसकी भी बात कर रहा हो कि वक्त के साथ जो दर्द है वो कम हो जाएगा, which means that by spending more time in the emotional space of the night when everything you feel is intensified, तो the heart gradually becomes accustomed to the pain। और जब आपको उस दर्द की आदत पड़ जाती है तो फिर आपकी जो यादें हैं बड़ी मैनेजेबल हो जाती हैं। सो ये पूरी जो कैफियत है
ये अलाइनमेंट में फिट हो जाती है ना, दिस अलाइंस विद द आइडिया कि हम अपनी परेशानियों को, जो बहुत ही हमारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, उनको हेड ऑन जब तक हम कन्फ्रंट नहीं करेंगे, हम परेशान ही रहेंगे। यही जो दर्द की आदत पड़ने वाली बात है, मिर्ज़ा गालिब के एक शेर में भी है, वो भी आपको मैं सुनाऊंगी। उनका ये शेर कहता है कि मेरा जो दर्द है वही मेरे नज़दीक कथारसिस का जरिया बन जाता है। इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना। इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। इसको मैंने कोशिश की है ट्रांसलेट करने की अंग्रेजी में कि द जॉय ऑफ अ ड्रॉप इज टू वैनिश इन द रिवर, व्हेन पेन गोज बियॉन्ड इट्स लिमिट्स इट टर्न्स इनटू अ क्योर। तो अल्टीमेट फुलफिलमेंट और जॉय की यहाँ पे शायर बात करता है कि जो एक बूंद होती है, कतरा होता है, वाटर ड्रॉप होती है, उसकी अल्टीमेट खुशी, फुलफिलमेंट ही उसको इसी चीज़ से होती है कि वो एक दरिया में अब्जॉर्ब हो जाए, एक दरिया का हिस्सा बन जाए। ऐसा करने से उसे क्यों इतनी खुशी होती है, मसरत मिलती है कतरे को? क्योंकि उसका ट्रू एसेंस यही तो है। बाय मर्जिंग इनटू द लार्जर बॉडी ऑफ वाटर, बाय लूजिंग इट्स इंडिविजुअलिटी बट बिकमिंग पार्ट ऑफ समथिंग विच इज ग्रेटर। सिंबॉलिज्म इसमें क्या है? इसमें यह है कि इंसान की जो फुलफिलमेंट है वो पता है किस चीज से आएगी, कि वो अपने आप को थोड़ा भुला दे, खत्म कर दे अपने आप को, उसको सेल्फ का एहसास उतना ना रहे, क्योंकि तभी उसको पीस मिल पाएगा जब वो लार्जर एक्सिस्टेंस के बारे में सोचेगा, और वो सोचेगा कि लार्जर एक्सिस्टेंस में वो कहाँ पे प्लेस्ड है, दैट वी आर अ पार्ट ऑफ समथिंग वेरी लार्ज, एंड वट एवर वी आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ दे आर actually insignificant. So this can lead to a deeper understanding of resolution. This can actually make you heal and make you experience a fulfilling life, inshallah. इसी गज़ल का फुरक़त पर एक और शेर है मिर्ज़ा गालिब की गज़ल का, कि लिखते हैं कि है मुझे अब्रे बहारी का बरस कर खुलना, रोते रोते गमे फुरक़त में फ़ना हो जाना। ये भी मैंने ट्रांसलेट करने की कोशिश की है। तो अंग्रेजी में इसको ऐसे समझ सकते हैं दैट आई ईगरली अवेट द स्प्रिंग क्लाउड्स टू बर्स्ट इनटू रेन, yearning to immerse myself fully in the sorrow of separation. गिराने गुल यानी फूलों के ऊपर, उस बारिश का इंतजार है फूलों के ऊपर बरसे। स्प्रिंग का बादल खुशबू और नई जिंदगी का पैगाम लेकर आता है, और शायर इसकी बारिश का इंतजार कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये जो बारिश है उसके दिल को राहत और नई उमंग देगी। दूसरे मिसरे में शायर अपने गमे फुरकत, सेपरेशन के दुख की बात कर रहा है, जिसमें वो रोते हुए उस दुख में पूरी तरह फना हो जाना चाहता है। यानी उनका दुख इतना गहरा है कि वो इसमें पूरी तरह से खो जाना चाहते हैं, जैसे एक आंसू जो अपनी गहराई में डूबकर गायब हो जाता है, जैसे वो कतरा जिसकी मसरत ही इसी चीज में है कि वो एक बड़े दरिया में गर्क होना चाहती है। तो यही तो ह्यूमन इमोशंस हैं, जो कि लीनियर नहीं होते, बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, पैराडॉक्सिकल होते हैं। बताइए, हम किताबें नहीं पढ़ते हैं, कितना कुछ तो छुपा है पोइट्री के अंदर। ढंग से पढ़ें, समझ कर पढ़ें ना, अपनी ईगो को साइड में रखकर, तो बहुत से रास्ते खुलते नजर आएंगे। तो मैं सोच रही थी कि हम यहाँ पे उर्दू की बात करते हैं, और अंग्रेज़ी में मैं ज़्यादा बोलने की और समझाने की कोशिश इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे और कोई तीसरी लैंग्वेज आती नहीं है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी के अलावा चौथी लैंग्वेज नहीं आती है। अगर आप कोई दूसरी भाषा जानते हैं, चाहे वो इंडियन हो या इंडियन लैंग्वेज ना हो, तब भी अगर आपको लगता है उसमें कुछ बहुत ही अच्छा है जो शेयर करना चाहिए, लोगों तक पहुँचना चाहिए, वाइडर ऑडियंस को उसके बारे में पता होना चाहिए, तो प्लीज़ डू राइट टू मी। वो भी मैं अगली दफ़ा से एपिसोड में शामिल करना शुरू करूँगी। फ़िलहाल आप अपना ख्याल रखिए, और अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात करती हूँ। खुदा हाफिज़। उर्दूनामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है, जिसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु ने, और इस पॉडकास्ट की रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग की है फबीहा सैयद ने, और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।